जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 कर रहे थे जिसमें हम देख रहे थे एडजस्टिंग एंट्रीज को। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एडजस्टिंग द अकाउंट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज को हम देख रहे थे। इसके अंदर हमने जो काम कंप्लीट कर लिया था, दैट इज अप टू स्लाइड 46 कर लिया। 46 47 ये स्लाइड हमने कर ली थी। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं हम। ये एक और एंट्री है उसी की जो हम कर रहे थे, उसी से रिलेटेड। ये एंट्री क्या है? बेसिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। ये इलस्ट्रेशन है, जैसे हम पहले इलस्ट्रेशन ले रहे थे। इसमें इलस्ट्रेशन है कि हमने देखा था एक ट्रांजेक्शन हमारे पास आई थी जिसमें हमने दो एम्प्लॉयज को हायर किया था। तो हमने कहा था कि ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब उनकी जो है ना, हमने उनको हायर किया था, या इसको पढ़ें। Pioneer Advertising Agency last paid salaries on October 26. The next payment of salary will not occur until November 9. हमने एम्प्लॉयज हायर किए थे और एम्प्लॉयज को हायर करते हुए ये जो एग्रीमेंट की बात थी वो ये थी कि इनको 2 वीक के बाद सैलरी मिलेगी, फोर्टनाइटली सैलरी मिलेगी आफ्टर एवरी 2 वीक्स। और उनकी जो सैलरी सेट की थी हमने, वो सेट की थी वीकली सैलरी सेट की थी। ठीक है, तो उनको जो हमने हायर किया था तो उसकी एक सैलरी की डेट तो 26 आ गई। जब उनकी पे डे आया, जिस दिन सैलरी मिलती है, तो उस दिन उनको सैलरी पे कर दी गई। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें हम एडजस्टेड एंट्रीज कौन सी डेट पे कर रहे हैं? 31 अक्टूबर को कर रहे हैं। बेसिकली हम फिनेंशियल स्टेटमेंट 31 अक्टूबर को बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम 31 अक्टूबर को ही सारी एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट पेमेंट होगी, अगर 26 को हमने पे किया तो नेक्स्ट पेमेंट तो हमारी जाके बनेगी 9 नवंबर को। अब देखिए यहाँ कैलेंडर भी उन्होंने शो किया। 15 को हमने हायर किया था, स्टार्ट ऑफ पे पीरियड 2 पर्सन थे, और 15 से हायर किया। 5 डेज अ वीक उन्होंने काम करना था, 2 दिन उनके ऑफ थे। तो आप ये देखें कि उनके 15 डेज कंप्लीट होते हैं 26 को, तो 26 को आपने पे कर दिया, 26 तक तो पे हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट जो पे होगा वो 2 वीक्स के बाद होगा, 9 को होगा। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हैं 31 को, तो इसका मतलब है जब आप 31 को स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें वर्किंग डे जो आ रहे हैं वो तो वो काम कर चुके हैं ना। 29, 30 और 31 को वो काम कर चुके हैं एम्प्लॉयज। तो ये जो आप पे कर रहे हैं, ये जो एक्सपेंस है, ये किसको फॉलो करेगा? ये अक्टूबर के रेवेन्यू को फॉलो करेगा। क्योंकि हमने देखा था कि जिस पीरियड का रेवेन्यू होता है उसी पीरियड को जो है हम एक्सपेंस चार्ज करते हैं। तो ये एक एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस जो है, ये तीन तीन दिन इसके अंदर आ रहे हैं। आप देखें, ये वाले 3 दिन 29, 30 और 31, ये वर्किंग डेज है। ठीक है, 5 वर्किंग डेज थे ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 5 वर्किंग डेज थे एवरी वीक के अंदर, और एक वीक की सैलरी क्या थी? 2000 थी। ये देखिए, द एम्प्लॉयज रिसीव टोटल सैलरी ऑफ 2000 फॉर अ 5 डे वर्क वीक। उनकी सैलरी हमने सेट की थी वीकली, और हमने क्या सेट किया था कि उनको पे कब करेंगे? पे करेंगे हम फोर्टनाइटली या बाई वीकली कह लें। ठीक है, अगर आप देखें, अगर 2000 एक वीक के अंदर है तो पर डे सैलरी कितनी बनेगी? 2000 कितने वर्किंग डेज है? 5 वर्किंग डेज है। 2000 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 400 पर डे। $400 पर डे उनकी एक दिन की सैलरी होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सैलरी जो ड्यू हो चुकी है ऑन 31 अक्टूबर, जब आप बना रहे हैं, यानी ये एक्सपेंस चार्ज होगा अक्टूबर के मंथ को, तो अक्टूबर के मंथ की जो सैलरी ड्यू हो गई है अब तक, अप टू 31 अक्टूबर, पे डे नहीं आया लेकिन ड्यू हो गई है, तो वो आपकी कितनी बनेगी? 400 टाइम्स 3। ठीक है, 10 एक्रूड सैलरीज। एक्रूड क्या होता है? पेबल। ठीक है, एक्सपेंस पेबल। एक्रूड अगर एक्सपेंस होगा तो एक्रूड पेबल होगा। तो एक्रूड सैलरीज एट 31 अक्टूबर आर 1200। कैसे निकाला? 3 दिन के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये उसका इलस्ट्रेशन है। अब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है।
यानी सैलरी हमने पे नहीं की, लेकिन सैलरी के जो एक्सपेंस है उसको चार्ज करना है उसी पीरियड के लिए। तो लेट्स सी, हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये उसका फर्दर आपका एनालिसिस आ गया। उसको एनालिसिस क्या बता रहा है जी? एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, ये आपका अकाउंट था जिसमें आपने इसको चार्ज करना था। ये आपका इंक्रीज होगा 1200 से, क्योंकि आपका एक्सपेंस हो गया है। ये लोग ये काम कर चुके हैं, पेड ही नहीं आया लेकिन काम कर चुके हैं। एंड लाइबिलिटी अकाउंट सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, जिसको एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल जो है ना, इसको हम एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस भी कहते हैं। ठीक है, पेएबल की जगह एक्रूड कवर्ड भी यूज करते हैं। इंक्रीज बाय 1200, तो ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और ये आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। अब आप देखते हैं, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम देखते हैं इसको, तो लाइबिलिटी के अंदर ये पेएबल, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 1200 के साथ, और आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ 1200 से, जो कि एक्सपेंस आपका किसको डिक्रीज करता है? वाया द चैनल ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी को डिक्रीज करता है। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस रिड्यूस कर रहा है आपकी ओनर इक्विटी को 1200 के साथ, लेकिन माइनस का साइन इसके साथ आएगा, इसके साथ प्लस का साइन। तो आप क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, डेबिट इंक्रीजेस एक्सपेंसेस, और सॉरी डेबिट में क्रेडिट होती है। जब आप एक्सपेंस लिखते हैं तो वो डेबिट होता है। तो आपके सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस जो है आपके 1200 से डेबिट हो जाएंगे। थोड़ा शोर आ रहा होगा आपको, काइंडली इसको बियर करें, बाहर गली में ही आवाज आ रही है। अच्छा, क्रेडिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होते हैं, उनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। हमने ये पढ़ा था कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और उसके इक्वल जो अकाउंट है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर वो सारे रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और इक्विटी इंक्रीज होती है तो भी क्रेडिट। तो आपने क्या करना है? क्रेडिट कर देना सैलरी वेजेस पेएबल को 1200 के साथ। तो ये आपका जनरल एंट्री आ गई 31 अक्टूबर को। ये देखें, ये 1200 से एक्सपेंस डेबिट हो गया, और ये सैलरी वेजेस एक्सपेंस पेएबल, ये सैलरी वेजेस पेएबल आपका 1200 से क्रेडिट हो गया। इसको इसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी आपने लिख दिया, टू रिकॉर्ड द एक्रूड। एक्रूड मींस ये पेएबल सैलरीज एंड वेजेस, आपने पे नहीं किया अभी। ठीक है, तो इनके एडजस्टमेंट्स आप इनके रिस्पेक्टेड अकाउंट्स के अंदर करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस के अंदर इसको आपने देखें यहाँ पे डाला, पोस्ट कर दिया इसको, और इसको आपने पेएबल के अंदर इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये पोस्टेड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई जनरल के अंदर भी, और आगे आपने उसको पोस्ट भी कर दिया। ठीक है, अब इसको वो समराइज कर रहा है, क्या क्या इसमें हम करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है? एक्रूड एक्सपेंसेस, जब आप ड्यू हो जाते हैं और आप पे नहीं करते एक्सपेंसेस को, जब एक्सपेंसेस ड्यू हो जाते हैं और आप पे नहीं करते, तो उनको हम एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल के साथ हम इसको देख चुके हैं। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस जनरली हम लेते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रूड होगा जब पे नहीं करेंगे, रेंट एक्सपेंस एक्रू होगा जब पे नहीं करेंगे, सैलरी एक्सपेंस एक्रू होगा जब पे नहीं करेंगे। तो रीजन क्या है एडजस्टमेंट की? वही बात है जो हमने उसमें देखी थी एक्रूअल्स के अंदर। एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, यानी एक्सपेंस हो गया है बट नॉट येट पेड, अभी तक हमने पे नहीं किया, रिसीव किया, पे नहीं किया, कैश में हमने पे नहीं किया और उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, पे करेंगे तो। ठीक है, एक्सपेंसेस अगर आप ये नहीं करते, ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं करते, तो क्या होगा? एक्सपेंसेस अंडर स्टेट कर जाएंगे, क्योंकि आपका सैलरी एक्सपेंस हो चुका है, आपने रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू कम शो होगी। और लाइबिलिटीज जो बनी है वो आपने रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटीज भी अंडर स्टेट हो जाएंगी। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका एक इलस्ट्रेशन और उसका एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो को आपने खुद देखना है, और इसका जो एंड में जो क्वेश्चन है इसको आपने आंसर करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये समरी हो गई जो अब तक हमने किया है उन सब का।
अब देखें इसमें स्टार्ट के अंदर क्या आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। ये दोनों क्या हैं, ये डेब्टर्स हैं, ठीक है, और ये एक्रूवल्स हैं। एक्रूड रेवेन्यू, आपने सर्विसेज दे दी हैं, आपको मिले नहीं पैसे, आपने एक्सपेंसेस हो गए हैं लेकिन आपने पे नहीं किए। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके एसेट ओवरस्टेट कर जाएंगे अगर आप नहीं करेंगे तो। हम इसको ऑलरेडी डिटेल के अंदर देख चुके हैं, ये सारी समरी उसमें दी है। और एक्सपेंसेस आपके अंडरस्टेट कर जाएंगे, ठीक है। और इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, आप एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और एसेट्स को या कंट्रा एसेट्स को आप क्रेडिट करते हैं। इसमें हमने एग्जांपल देखी थी डेप्रिसिएशन, राइट। और ये अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है, अनअर्न्ड रेवेन्यू की अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी लायबिलिटीज ओवरस्टेट कर जाएंगी बिफोर एडजस्टमेंट, और रेवेन्यू आपके अंडरस्टेट कर देंगे, ठीक है। जितना एक आपने उसमें से रेवेन्यू आपका हो चुका है उसकी आप एंट्री करेंगे और बाकी रहने देंगे, ठीक है। यानी एक बड़ी फिगर है, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा सैलरीज के एग्जांपल में, तो सैलरीज तो वीकली हमने सेट की थी और पे डे हमने सेट किया था आफ्टर 15 डेज। लेकिन हुआ क्या, अब हमने स्टेटमेंट बनानी है और हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही स्टेटमेंट बनाते हैं उसी टाइम पे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो हमने देखा कि अब जिस डेट पे हम स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं उस डेट तक कितने दिन हो चुके हैं सैलरीज के, तो वो 3 दिन थे, तो 3 दिन की सैलरी हमारी हमने उसकी एंट्री ले ली थी, ठीक है, अप्रूवल्स के। तो इसी तरह से आप देखें, अगर आप अनअर्न्ड रेवेन्यू है, अनअर्न्ड रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, जब आपने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की बल्कि आपने कैश पकड़ लिया है, अब आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं तो क्या होगा, अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो आपकी लाइबिलिटीज ओवरस्टेट रहेंगी। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ओवरस्टेट कर जाएगा। और रेवेन्यू अंडरस्टेट कर जाएंगे, आपने कुछ पार्ट ऑफ सर्विस आपने पे कर दिया। हमने एक एग्जांपल पीछे इलस्ट्रेशंस में देखी थी कि उसने एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे क्लाइंट ने पे किया था 3 मंथ के लिए, तो 1 मंथ गुजर गया था, तो हमने क्या किया था, 1 मंथ का लाइबिलिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया था किसमें, रेवेन्यू के अंदर। जब हम रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं तो हम रियलाइज कर देते हैं रेवेन्यू, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप लाइबिलिटीज को एडजस्ट करें। इन द सेम वे एक्रूड रेवेन्यू का भी वैसे ही होगा, एसेट जो है वो अंडरस्टेट रहेंगे और रेवेन्यू जो है वो भी अंडरस्टेट रहेगा अगर आप इसको नहीं करेंगे। एक्रूड रेवेन्यू क्या है, आपने रेवेन्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, आपको कैश नहीं मिला, तो आपके रेवेन्यू तो रियलाइज हो चुके हुए हैं ना, लेकिन आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस डेट के ऊपर आपने क्या करना है, आपने एसेट्स को डेबिट करना है। कौन सी एसेट्स को डेबिट करेंगे आप, एक्रूड रेवेन्यू के अंदर। एक्रूड रेवेन्यू क्या था, जब एक्रूड रेवेन्यू होगा तो क्या होगा, बेसिकली आपने सर्विसेज दी, पैसे नहीं मिले, तो आप कौन सी एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एसेट्स तो अंडरस्टेट हो गए ना, आपने कैश भी नहीं मिला, आपने रिसीवेबल भी नहीं, उसकी एंट्री भी नहीं की, तो आप एसेट्स यानी रिसीवेबल्स को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आप रेवेन्यूज, ठीक है। इन द सिमिलर वे एक्रूड एक्सपेंसेस की जस्ट हमने एग्जांपल की है, ये उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके सैलरी एक्सपेंस का 3 डेज का सैलरी एक्सपेंस आपने क्या किया, उसको डेबिट किया 3 डेज के एक्सपेंस को, और उसके अगेंस्ट आपने पेएबल सैलरीज एंड वेजेस पेएबल को आपने क्रेडिट किया। तो ये एक तरह की पूरी उसकी समरी हो गई सारी चीजों की। मेरे ख्याल में तो खत्म हो गया फिर से। अच्छा क्वेश्चन आया, हाँ सॉरी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम कब करते हैं, जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डेटर्स और एक्रूअल्स की कोई एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। अगर एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज को हम कहाँ पे करेंगे, उनकी एडजस्टिंग एंट्री को हम जर्नल के अंदर करेंगे, उनको पोस्ट करेंगे हम उनके रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। पोस्ट करने के बाद आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा ना, हर लेजर का बैलेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि नई उसके अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज
आपने पोस्ट किए हैं, तो उनके बैलेंसेस चेंज होंगे। तो जो उनके बैलेंसेस चेंज होंगे, उन बैलेंसेस को अब आपने क्या करना है, उनसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। जो इनसे आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये ट्रायल बैलेंस आपका कौन सा होगा, ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक है, जो आप एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। देखिए, प्रिपेयर आफ्टर ऑल एडजस्टिंग एंट्रीज, सारी एडजस्टिंग एंट्रीज आपने कर लेनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज दो तरह की थी, डेफरल्स और एक्रूअल्स, दोनों कर लेंगे। उनको जर्नलाइज कर लेंगे, यानी जर्नल के अंदर भी आपने एंटर कर दिया और उनको आपने पोस्ट भी कर दिया। पोस्टिंग का मतलब क्या है, उनको आपने उनके रिस्पेक्टिव बैचेस के अंदर पोस्ट कर दिया। तो इसका पर्पस क्या है ट्रायल, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का? इसका पर्पस है टू प्रूव द इक्वालिटी। जितने भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उनका हम क्या कहते हैं, उनके डेबिट बैलेंसेस लिखते हैं और उनके क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं। जो डेबिट वाले होते हैं यहाँ लिखते चले जाते हैं और यहाँ हम आके टोटल कर देते हैं उसका, और क्रेडिट वाले ऐसे यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम उनके अकाउंट वगैरह लिखते हैं, अकाउंट टाइटल्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ उनका टोटल कर देते हैं। तो ये टोटल हमेशा इक्वल होता है। ये टोटल डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है। किसी का माइक ओपन है, वो माइक बंद कर दें प्लीज। अच्छा, इज अच्छा, ये हम प्रूव करते हैं कि हमारी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो ठीक ठीक हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर हमने डेबिट को बढ़ा दिया हो या क्रेडिट को बढ़ा दिया हो या किसी को कम कर दिया हो, तो उसमें आपका फिर ये बैलेंस इक्वल नहीं आएगा डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, कुछ नए अकाउंट भी इसके अंदर बनेंगे जो एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। जब आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ नए अकाउंट भी आएंगे जो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होंगे, जो आपने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो उनको आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ये अभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब ये क्या है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज आप जरा माइक बंद कर दें। किसका माइक ओपन है? रफिया साजिद, आपका माइक ओपन है। अरीब हसन, आपका माइक ओपन है। उसामा, आपका माइक ओपन है। चलिए, ये क्या है, इज द प्राइमरी बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये प्राइमरी बेसिस है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में बनाएंगे, पहले इसे करेंगे। आप एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे, जनरलाइज करेंगे, उनको जनरल के अंदर डालेंगे, उनको पोस्ट करेंगे उनके रिस्पेक्टिव लेजेस के अंदर। उन लेजेस का जो नया बैलेंस आएगा उसका आप ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाएंगे। जो नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद, उसको हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहेंगे। और ये यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या उनके डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल है तो ठीक है। अब इसका मतलब है वी कैन मूव ऑन टू मेकिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसमें आगे यही करके हमें दिखाया होगा सारा जो हमने अभी तक किया है। एडजस्टिंग एंट्रीज को किया है, उसको उसने उसकी पोस्टिंग देखेंगे। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। जिन अकाउंट्स के अंदर चेंजेस आई वो सारी आपको यहाँ रेड के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जो है ये पहले ज्यादा थे, अब शायद कम हो गए, कुछ इसका कन्वर्ट हो गया पार्ट, नहीं क्रिएट किए अकाउंट रिसीवेबल। इस तरह से सप्लाईज का बैलेंस पहले 2500 था, अब कम हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस पहले ज्यादा था, अब 550 हो गया। कुछ हमने चार्ज कर लिया। हमने इक्विपमेंट की कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, आप देखें एसेट के साथ ही लिखा हुआ है इक्विपमेंट और साथ ही क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। ठीक है, साथ ही लिखा हुआ। नोट्स पेबल, अभी इसके इंटरेस्ट पेबल है। इंटरेस्ट इसका मतलब है ड्यू था, पे नहीं किया है, अप्रूवल्स है। अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू का क्या मतलब है कि आपने कुछ कैश पकड़ा है, ठीक है, या इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ रेवेन्यू आपने इसमें से एडजस्ट किया होगा। सैलरी एंड वेजेस पेबल है, इसके अंदर चेंज आया है। और ये देखिए, ये नए अकाउंट्स जो बने हैं ये नीचे आए हैं। ठीक है, ये पहले नहीं था सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, नहीं था पहले भी। आगे आगे जो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे ना उसके अंदर हम देखेंगे इस चीज को। अच्छा, सप्लाईज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हुआ, ये सैलरीज का एक्सपेंस हुआ, ये आपने नोट किया। इंश्योरेंस का एक्सपेंस हुआ, ये आपने नोट किया। इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ, ये आपने नोट किया। और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हुआ, ये आपने नोट किया। ये सारे आपने इनका टोटल किया तो ये टोटल इक्वल आ गया।
ये आप इक्वलिटी इसकी चेक करेंगे। अब आप जो नेक्स्ट काम करेंगे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट काम आपका क्या है, यहाँ से आपने जो रिस्पेक्टिव बैलेंसेस हैं आपके इनकम स्टेटमेंट के वो आप उठाएंगे और आप इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम शुरू होगा। अच्छा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, जरा इसको देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कंसर्निंग द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है इसको। तो लेट्स सी, देखते हैं। एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ टोटल डेबिट बैलेंसेस एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो ये सही लग रहा है। अच्छा उसने कहा कि इनकरेक्ट कौन सी, ये तो करेक्ट है ना, तो ये सही नहीं होगी ऑप्शन, क्योंकि हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को चेक करना है। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द प्राइमरी बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी ट्रू लग रहा है, करेक्ट है ये भी। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिस्ट्स द अकाउंट्स बैलेंसेस सेग्रेगेटेड बाय एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी थोड़ी आ रहे हैं, उसके अंदर तो इक्विटी भी आ रही है और उसके अंदर रेवेन्यूज भी आ रहे हैं, उसके अंदर एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, और वी हैव जस्ट सीन दिस इन द लास्ट स्लाइड। तो ये मुझे रॉन्ग लगा। अगला अगला भी देख लेते हैं हम। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन जर्नलाइज्ड एंड पोस्टेड। हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को कब बनाते हैं? यस, हम आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज को हम जर्नलाइज और पोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो इसका मतलब ये वाली चॉइस जो है ये इनकरेक्ट है, तो हमने इनकरेक्ट चॉइस को सिलेक्ट करना है। लेट्स सी, जी यही सही, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे वो स्टेटमेंट्स बना रहा है। अच्छा, अब हम जो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये एक अप्रोच है, ठीक है। आगे मैं जाके आपको बताऊंगा कि एक और अप्रोच भी है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की और सारी चीजें। अभी ये एक अप्रोच है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी आपकी, सेकंड आपकी ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनेगी। ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें आपके ओनर्स की जो फंड्स हैं उसके अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं वो सारी इसके अंदर नजर आती है, और उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट, राइट जी। ये आप सारी बनाएंगे। सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना। हम चलते हैं आगे, आगे चलेंगे। देखेंगे अब ये आप देखें एडजस्टेड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, जो अभी हमने देखा था, ये पूरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। इसमें देखें उसने क्या किया है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें रेवेन्यू, ये चाहिए, और दूसरे हमें एक्सपेंसेस चाहिए, ये सारे एक्सपेंसेस। तो उसने क्या किया, इसको सर्विस रेवेन्यू को उठाया यहाँ से और यहाँ लेके आया। इसमें एक है नया हेड बनाया हमने रेवेन्यू का, रेवेन्यू एक से ज्यादा हो सकते हैं, सर्विस रेवेन्यू उसके अंदर लिखा, थोड़ा सा इंडेंट करके लिखा, ठीक है, आगे करके, और यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दी। फिर एक्सपेंसेस को एक हेड बनाया उसने यहाँ पे, और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस जितने भी पोस्ट किए हुए हैं, देखिए इसी तरतीब से यहाँ पे उसने लिख दिया। आप तरतीब चेंज भी कर सकते हैं। सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिए आपने, थोड़ा इंडेंट करके हेडिंग, और उसके बाद आगे सारे एक्सपेंसेस। और आप देखें इसमें भी उसने दो कॉलम बनाए, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये, ठीक है। तो आपने सारे एक्सपेंसेस लिख के आपने टोटल किए। जब आपने टोटल एक्सपेंसेस लिखा तो देखें यहाँ लाइन डाल के आपने टोटल यहाँ लिखा है, टोटल यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, इसके नीचे लिखा। अब आपने क्या किया, आपने चेक किया कि क्या रेवेन्यूज ज्यादा है या एक्सपेंसेस ज्यादा है। रेवेन्यूज आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो आपने उनका डिफरेंस निकाला जो कि नेट इनकम है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आपका आगे को जाएगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपने ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली, इनकम स्टेटमेंट बना लिया। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से सिर्फ बैलेंसेस उठा के आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, रेवेन्यूज और टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सपेंसेस, आपके पास इनकम या लॉस या प्रॉफिट और लॉस वो आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें इसके अंदर कैपिटल के कौन से अकाउंट हैं, ये जो ब्लू में नजर आ रहे हैं ये कैपिटल के, सिर्फ यही दो अकाउंट। आप देखें ये कैपिटल के अकाउंट्स को कहाँ लेके जा रहा है, ये लाइन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका देखें आपकी
10,000 का ओनर कैपिटल आपने डाला है किसमें, अक्टूबर के मंथ के अंदर, ठीक है। 1 अक्टूबर को कोई बैलेंस नहीं था ऑलरेडी, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, ये 10,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की, ये आपकी, ठीक है। आपने एडिशनल कैपिटल इसके अंदर डाला और प्लस आपके पास जो आपका प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट अगर आप देखें ये लाइन के जरिए ये प्रॉफिट आपका यहाँ इसके अंदर आ रहा है। तो आप ओनर कैपिटल जो स्टार्ट में था वो लिखना है, प्लस आपने कोई आप अगर ऐड किया है आपने कैपिटल, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट आपने ऐड कर देना है, और फिर नेट इनकम को भी आपने इसके अंदर आपने ऐड कर देना। अच्छा, तो आपने इसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ये आपने ऐड किया इसके अंदर, तो आपका टोटल बन गया 12,860। उसके बाद देखें यहाँ पे एक ड्राइंग का अकाउंट था, ड्राइंग को आप देखें, ड्राइंग को भी वो लेके आ रहा है यहाँ से, ये ड्राइंग को लेके आ रहा है। ड्राइंग जो है वो इक्विटी को कम करती है ना, कंट्रा है, तो ये आपने यहाँ पे ड्राइंग को आपने इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका ओनर कैपिटल आ गया किस डेट को, 31 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आपका 0 था और 31 अक्टूबर को आपका 12,360 था। तो आई होप कि दिस इज इजी। अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि आपने आप बैलेंस शीट जो बनानी है। अब आपके ये इनकम स्टेटमेंट का तो काम खत्म हो गया ना। इनकम स्टेटमेंट का काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके आना, और उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपने कहाँ पे शो कर दिया, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपने यहाँ शो कर दिया, यहाँ ओनर इक्विटी को यहाँ लेके आया। तो ये पूरी आपकी स्टेटमेंट का जो डिफरेंस था वो इसके अंदर आके मर्ज हो गया, ठीक है। तो अब ये इक्विटी का ये वाला बैलेंस खाली आपका ये शिफ्ट होगा, देखिए ये वो शो भी कर रहा है एरो, ये आपका जाएगा टू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट के अंदर। अब हम बैलेंस शीट को देखते हैं, बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स हम कहाँ से उठाएंगे, यहीं से उठाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे एसेट्स और बाकी अकाउंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें, ये एसेट्स हैं सारे, ठीक है। ये एसेट्स हैं डेबिट बैलेंसेस वाले, और ये कंट्रा एसेट है, ये साथ ही आएगा इसकी। और इसके बाद ये आपकी सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी लाइबिलिटी, ठीक है। आप देखें ऐसे ही लिखा है ना, देखें ये एसेट यूं लिख दिया ऊपर, और इसके अंदर ये सारे एसेट्स लिखे, कैश को यहाँ लिखा, अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ लिखा, सप्लाईज को यहाँ लिखा, प्रीपेड इंश्योरेंस को यहाँ लिखा, ठीक है, इक्विपमेंट को यहाँ लिखा। अब कंट्रा जो है उसको कहाँ लिखा है, उसको भी एसेट्स के अंदर ही लिखना है, लेकिन वो होगा क्या, सब्ट्रैक्ट होगा। आपने देखें इक्विपमेंट लिखा लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, और साथ डैश डाल के आपने इक्विपमेंट साथ लिखना है, तो इसको साथ ही लेस किया आपने। और जब लेस करेंगे तो इसको एक सेपरेट कॉलम के अंदर लिखेंगे, सबको इस कॉलम के अंदर डालना है ना आप एसेट्स को। इसको आपने जिसमें आपने कुछ चेंजेस करनी है, प्लस माइनस करना है, उसको आप एक कॉलम पीछे लिखते हैं, और यहाँ पे आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लेस, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करके आपने लाइन डाली, लाइन डाल के इसके बराबर में ही आपने इसका बैलेंस लिख दिया। ये आपकी उस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू है या नेट वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो आपने इन सब एसेट्स को ऐड कर दिया, तो ये आपके टोटल एसेट्स आ गए। फिर देखिए आपने इसके बाद यहाँ से लायबिलिटीज को उठाया, यहाँ आपने हेड लिखा लायबिलिटीज का, ये हेड है, और नोट्स पेबल आ रहे हैं, और फिर ये आपके अकाउंट्स पेबल आ रहे हैं। अकाउंट्स पेबल के बाद आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू और अनअर्न्ड रेवेन्यू भी आपकी लायबिलिटी होती है, हमें पता है ऑलरेडी। फिर सैलरीज एंड वेजेस पेबल आ गए आपके, और इंटरेस्ट पेबल आ गए, ये सारे आपने यहाँ पे लिखे, साथ आपने इसको टोटल किया, सबको सबको टोटल किया, आपके पास ये टोटल आ गया। और पिछली स्लाइड पे आपने क्या देखा था, ओनर इक्विटी के अंदर ओनर कैपिटल 31 अक्टूबर को क्या है, ये आपने इकट्ठी अमाउंट लिखी। टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी आप करेंगे तो आपके प्लस इक्विटी, ओनर इक्विटी करेंगे, लेकिन इसको प्लस इसको आपने इन दोनों को ऐड किया, तो आपके पास क्या आया, टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी आपके पास 21,910 आया। आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। आपके एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज और इक्विटी के इक्वल, राइट जी। ये आपकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी रेडी हो गई, तीनों स्टेटमेंट्स आपकी बन गई।
तीनों स्टेटमेंट्स आपकी बनेंगी। और मेरे ख्याल में इन तीनों स्टेटमेंट्स बनने के साथ आपका ऑलमोस्ट अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, जो हमारा रेगुलर सेशन होगा उसके अंदर करेंगे। कुछ स्लाइड है नहीं है इसका। अपेंडिक्स को अगर आप देखना चाहें तो खुद देख सकते हैं। ये थोड़ा सा जो एथिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है या कोई अल्टरनेट चीज़ों को बताता है। ठीक है, अभी आप पूछें कोई क्वेश्चन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, फिर आप ब्रेक लें 5-7 मिनट का। 5-7 मिनट के बाद 11:45 पे इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लास के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है सेशन की, ये मैं आपको शेयर कर दूँ। ओके जी, थैंक यू। सी यू इन रेगुलर सेशन है। ओके, अल्लाह हाफिज।